बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। पेट्रोल बम के धमाके से पाकिस्तान के गरीबों के घरों में चीखो पुकार जारी है, लेकिन नए पाकिस्तान की वफाकी काबीना पुरानी लड़ाइयों में उलझी हुई है और पाकिस्तान का तगड़ा वज़ीर आज़म इन पुरानी लड़ाइयों को ख़त्म करवाने में अभी तक कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, एक पुरानी लड़ाई को नए अंदाज में दोबारा सामने लेके आए हैं। उनके अल्फाज कुछ सुन लीजिए। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है। तहरीक इंसाफ मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रहे हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। तो ये बहुत ही एक वाज़ेह स्टेटमेंट है शाह महमूद कुरैशी साहब की। वो 62(1)(f की बात कर रहे हैं। इस पे जहांगीर तरीन साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए जवाब दिया और कहा है कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूँ। एक और वफाकी वज़ीर हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने भी जहांगीर तरीन की हमायत कर दी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आज तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में है तो इसमें एक बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। काबीना इजलास में उनकी शिरकत वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर होती है। अकाबरीन को वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन काबीना के इजलास में शरीक होते हैं वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर। तो ये जो लड़ाई है ये किधर जाएगी? इसमें शाह महमूद कुरैशी के साथ कौन है और जहांगीर तरीन साहब के साथ कौन है? आइनी और सियासी मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध हुकूमत के मुशीर इत्तलात कराची में मौजूद हैं। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो लाहौर से मौजूद हैं। लेकिन ये एक आइनी और कानूनी मामला है। शाह महमूद कुरैशी साहब 62(1)(f की बात कर रहे हैं, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब अली अहमद कुर्द साहब से, जो कोयटा में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कुर्द साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम कुर्द साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा ये बताइए कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की और जहांगीर तरीन साहब की लड़ाई है, इस पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब खुलकर तरीन साहब के हक़ में सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से शामिल होते हैं। क्या आइन इजाज़त देता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहल किया जाने वाला शख्स काबीना के इजलास में बैठ सकता है? देखें हामिद मीर साहब, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(f) के हवाले से, वो नाअहलियत तो है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मगर के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के एहतराम में या उसकी कंप्लायंस में होना तो यही चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कम से कम इस हद तक उसकी पासदारी की जाए कि उससे कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे उसके मुखालिफ एक इम्प्रेशन जाए। तो अगर जहांगीर तरीन साहब कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं, हालांकि कैबिनेट मीटिंग बिल्कुल एक बहुत ही पावरफुल, आप यूँ समझे कि इस मुल्क में गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो कैबिनेट है, वज़ीर आज़म और उसके साथ जो उसके वज़रा हैं जिसको कैबिनेट का नाम दिया जाता है, एक बहुत ही पावरफुल, एक आप समझे बज़ात ख़ुद एक हैसियत है उसकी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसे अगर कोई ख़ास पाबंदी आइनी तौर पे मौजूद तो नहीं है, कानूनी तौर पे मौजूद नहीं है, मगर मैं समझता हूँ क्योंकि इससे एक गलत इम्प्रेशन जा सकता है और जा रहा है, उस हद तक थोड़ा सा एहतियात लाजमी है जनाब। अच्छा जी, नदीम अफजल चंद साहब, ये लड़ाई जो है पुरानी लड़ाई है,
क्या ये लड़ाई मरियम औरंगज़ेब ने डलवाई है या कोई नए हालात ने डलवाई है या पहले से चली आ रही है? आपका तगड़ा वज़ीर आज़म इस लड़ाई को ख़त्म क्यों नहीं करवा पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अहमद भाई, दोनों शख्सियात काबिल एहतराम हैं। मैं समझता हूँ ये लड़ाई मीडिया पर नहीं आनी चाहिए थी। ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ग्रुपिंग होती है, हर पार्टी में होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है, और मेरे ख्याल में ये लड़ाई विद इन पार्टी अगर डिस्कस हो जाती तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट कर दी, फैसल वाडा ने भी ट्वीट कर दी। देखें, अब सारे माशाल्लाह बड़े सीजन लोग हैं। मैं तो आपको अपनी राय दे रहा हूँ। मेरी राय में ये लड़ाई विद इन पार्टी के अंदर होनी चाहिए, कैमरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कैमरे के ऊपर जो लड़ाई होती है वो किसी और की होती है, अपनी नहीं होती। ये लड़ाई पार्टी की लड़ाई है या कबीना के अंदर की लड़ाई है? क्योंकि मेरे पास तो ये खबर है कि असद उमर साहब शाह महमूद कुरैशी के साथ हैं और तो कबीना के एक पिछले इजलास में। आपको ज़्यादा पता है, मुझे इतना नहीं पता कौन किसके साथ अच्छा है, मैं तो नहीं जानता। अलबत्ता इतना मैं जानता हूँ कि लड़ाइयाँ ये पार्टी में, हर पार्टीज में होती। मैं पीपल पार्टी में था, उधर भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये कोई पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, और फिर हुकूमत के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, मुर्जा वहाब साहब, ये लड़ाइयाँ तो हर पार्टी में होती हैं और यकीनन जिस तरह के आजकल हम देख रहे हैं कि चौधरी एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो हर पार्टी में लड़ाई होती है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा की लड़ाई जो है वो पब्लिकली सामने आ गई है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा एक शगुन है, नेक शगुन है, या जिस तरह एतजाज़ हसन और उनकी पार्टी की लीडरशिप की जो लड़ाई है उसको अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं, हम लोग इस लड़ाई को भी नज़रअंदाज कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद साहब, मैं समझता हूँ इस इशू के दो पहलू हैं। पहला है कानूनी पहलू, दूसरा है अखलाकी। अगर आप कानूनी एतबार से मुझसे सवाल पूछें तो फेडरल गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी शिक नंबर 20 है जो कि वज़ीर आज़म को इख्तियार देती है कि किसी शख्स को भी कैबिनेट मीटिंग में बुला सकता है। तो मैं समझता हूँ ये सवाबदीद वज़ीर आज़म साहब का है कि वो जहांगीर तरीन को बुलाएं, नदीम अफजल चंद को बुलाएं, कुर्द साहब को बुलाएं, आपको मुझे बुलाएं, ये इख्तियार उनके पास है। लेकिन इखलाकी एतबार से जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, जिसके ऊपर ये कदगन लगा दी गई है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को भी थोड़ी एहतियात इस्तेमाल करनी चाहिए कि ऐसे शख्स के बारे में, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है, उसको अगर कैबिनेट मीटिंग में मदऊ नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। और जहांगीर तरीन साहब के लिए भी ज़्यादा बेहतर चीज़ यही होती कि इखलाकी एतबार से अगर उनको रिक्वेस्ट आती भी है तो उनको टर्न डाउन करना चाहिए बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये बड़ी अहम बात की आपने मियां जवेद लतीफ़ साहब। मैं आपको साल हमने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था और एक उनसे सवाल किया था, ज़रा उनका जवाब सुन लें और फिर जवाब के बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो आप लीडर हैं, अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं आप, लेकिन आपके नीचे आपके लोग आपस में लड़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई जो है वो सारी दुनिया देख रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आपको परेशानी नहीं होती कि ये जब आप पावर में आ जाएंगे तो फिर वहाँ ये हुकूमत में लड़ेंगे आपस में? ये इतना बड़ा इशू नहीं है अब तो खैर, और गवर्नमेंट का ये, गवर्नमेंट में जब आते हैं ये इशू ख़त्म हो जाते हैं। ये इशू जब तक आप पार्टी के अंदर, देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमने देखा नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था तो नीचे चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, बोलचाल भी नहीं थी दोनों में। उसका नुकसान हुआ, पार्टी को नहीं मुल्क को नुकसान हुआ। तो अगर आपकी पार्टी में भी अगर इस तरह की लड़ाई जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी आपकी हुकूमत में तो क्या होगा? नहीं हाँ, मैं जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ अपने काम कर रही होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर तकड़ा हो और वो यानी कि रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स बुलाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। जी जवेद लतीफ़ साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो जहांगीर तरीन की और शाह महमूद कुरैशी साहब की लड़ाई है, ये क्या इसको सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि चौधरी निसार की और ख्वाजा आसिफ की लड़ाई तो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, वज़ीर दफ़ा की और वज़ीर दाखिला की लड़ाई थी। जहांगीर तरीन साहब के पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं है, तो इस पर इसको इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं हम? मैं गुजारिश करूं, सीरियस तो नहीं लेना चाहिए, मगर सियासी जमातों में अगर इस तरह की लड़ाइयाँ हों तो उसको सीरियस लेना चाहिए। अब मैं इस जमात को, अभी मेरे भाई मुर्तज़ा जो बात कर रहे थे कि
इनमें अखलाकी दो पहलुओं से देखना चाहिए, अखलाकी और कानूनी तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि मैं मुर्तज़ा साहब को ये कहूँगा कि पीटीआई के हवाले से ये बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि आप ये देखें माजी दूर करीब में भी कि जब हम बात करते थे कि कैबिनेट मीटिंग में जहांगीर तरीन साहब बैठते हैं तो उस वक्त तो ये इनकारी थे कि नहीं बैठते। फवाद चौधरी साहब वजाहतें देते थे, आज वो खुद मान रहे हैं कि वो कैबिनेट मीटिंग में बैठते थे। मैं ये कहूँगा कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो थे, आप ये देख लें कि इन्होंने अपनी पार्टी के इलेक्शन कराए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन उनको बनाया। अव्वल तो 3-4 इन्होंने बनाए, तीनों चारों का एक ही मौक़िफ़ था कि ये धांधली हुई पार्टी इलेक्शन में भी, और जो सरमायादार थे, इन्वेस्टर थे, वो आगे आए। और उनके हवाले से इनके अपने सीनियर जो लोग हैं, नदीम अफजल चंद साहब के अलावा जो सीनियर लोग हैं, उनसे जब सवाल होता था तो वो ये कहते थे आज से 4 साल पहले भी कि इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि भाई बात यह है कि वो एक ख़जाना है, ख़जाने के बगैर जो है मामलात नहीं चल सकते। तो जहांगीर तरीन साहब क्योंकि ख़जाना थे, अलीम खान साहब क्योंकि ख़जाना थे, आप ये देखें कि ओन चौधरी, जुल्फ़ी बुखारी, रज़ाक दाऊद, ये एक ख़जाना थे जिनके बलबोते पर वो आगे चलते रहे। अब आप ये देखें कि जो ख़जाने के बलबोते पे बनी गाला का किचन से लेकर पार्टी और पार्टी से हुकूमत, और उसी तरह वो रियासत को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा भले किसी शराइत पे भी मिले, पैसा होना चाहिए, बाकी मामला देखे जाएंगे। आप समझते हैं, आपकी जो राय है, लग ये रहा है कि आप शाह महमूद कुरैशी साहब की हिमायत कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं कि ये खाली शाह महमूद कुरैशी का मसला नहीं है। पंजाब में आप देख लें कितने धड़े हैं। पंजाब के वजीर आला जो हैं वो उनको फंक्शनल होने से रोक दिया गया है, काम से रोक दिया गया है, सिर्फ साइन करते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें कि वहाँ के गवर्नर और उनके वजीर आला क्या कर रहे हैं। आप मरकज में देख लें नईमुल हक फवाद क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी अम्ब्रेला जब सिरकेगी, ये आज की काफ लीग जो है पीटीआई जिसको कह रहे हैं, ये तितर बितर होने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, सिर्फ मसला ये है कि अभी अम्ब्रेला ऊपर है। ठीक है, अम्ब्रेला सिरकते ही चांद साहब इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं एक तो इनको अपनी छतरी उतरी हुई नजर आती है, तो मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि सब की गवर्नर जलानी की छतरी से लेकर आखिरी छतरी इफ्तिखार चौधरी तक छतरियों के जरिए इन्होंने सियासत की है। चांद साहब नहीं, मैं फिगर बता रहा हूँ आपको। दूसरा देखें, जो खजाने की बात आप करते हैं ना, आपको तो बात नहीं करनी चाहिए। आपने तो हमेशा 5 जब आपने हाउस डिक्लेयर किए हो कैंप ऑफिस वज़ीर आला के, सरकार के ख़जाने को आपने अपना ख़जाना समझा है। आज तो 5 आपके हाउस डिक्लेयर नहीं हुए। जब जाती उम्रा में जितना खर्चा हुआ सरकार का, दीवारें बनी हुई हैं सरकार की, सारे खर्चे सरकार के और आवाम के पैसा। मेरे ख्याल में इन चीज़ों से निकलना चाहिए। दोस्तों की अगर आप बात करते हैं तो मियां मनशा से लेकर चौधरी मुनीर तक आपके भी खजाने हैं। फिर आपने इदारे भी बेचे दोस्तों को। यूबीएल किसको बेचा, हबीब बैंक किसको बेचा, मुस्लिम कमर्शियल बैंक किसको बेचा, खाद फैक्ट्रियां किसको बेची, घी कारपोरेशन किसको बेचा, और जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस जीटीएस किसको बेची आपने। चलो अब और ये मैं अब नाम ले देता हूं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। ये जवाब ना करें आप। ये फर्क है। अगर तो जहांगीर, मैं आपके प्रोग्राम की तरह, अगर तो जहांगीर तरीन साहब को कोई चीजें बेच रहे हैं, कोई बैंक्स या कुछ चीजें खान साहब बेच रहे हैं, वो गलत है। मैं बिल्कुल जवेद लतीफ साहब के साथ खड़ा हूंगा अगर इस असूली मौके पे। लेकिन अगर इस वक्त सियासत में दोस्त देखें, लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, हुकूमती मराहत नहीं है, हुकूमती मराहत नहीं है। जवेद लतीफ साहब, ये एक सियासी और आईनी मामला है, इसको प्लीज जाती लड़ाई ना बनाए प्लीज। जवेद साहब जवाब दें। नाइंसाफी होगी जी, नाइंसाफी होगी, मुझे टाइम दें। मैं ये इनका जवाब आपने पहले भी ज्यादा टाइम लिया सबसे ज्यादा। जवेद लतीफ साहब, आपने पहले भी ज्यादा टाइम जवाब दे लीजिएगा ना। हाँ, आप छोटा सा जवाब दे दें, लेकिन जाती लड़ाई ना बनाए, जाती लड़ाई ना बनाए प्लीज। नहीं, मैं ये कहता हूं कि क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब इस जमात में उस वक्त नहीं थे, इनको वाक़तन इल्म नहीं होगा, मेरे भाई हैं छोटे, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करता हूँ जो मैंने नाम लिए हैं, कई तो कुर्बानगाह पे चढ़ गए हैं। आज मैं स्वाति से लेकर, और ये मैं नहीं कहता, इनके इलेक्शन कमीशन, जमात के जो बनाए हुए इलेक्शन कमीशन थे, वो ये कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब
धांधली करवा के पैसे के बलबूते पर जमात के इंतखाबात करवाए, जबकि जनरल इंतखाबात में वो धांधली का जिक्र करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं हरगिज़ कहता कि जहांगीर तरीन को 290 अरब पे बैठा दिया, मैं ये नहीं कहता रज़ाक दाऊद को कि कहीं बैठा दिया, मैं ये नहीं कहता ओन चौधरी को किस तरह नवाजा, जुल्फी आप रिपीट कर रहे हैं, देखें आप ये नाम रिपीट कर रहे हैं, आप कहने के लिए तैयार, आपने ये नाम पहले भी लिए हैं, आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, मैं मौजू चेंज करता हूं। आपने पहले भी नाम लिए, 2 दफा नाम ले लिया आपने। अब एक और भी इशू है, आज 18वीं तरमीम के हवाले से भी बहस हो रही है, क्योंकि इस पे भी इमरान खान साहब ने कल कुछ गुफ्तगू किया। जरा सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा। एनएफसी वार्ड में सब कुछ सूबों के पास चला गया है, सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही बैंकरप्ट है। मैं ज़रा आप सबको बता दूं कि 18वीं तरमीम के बाद सेंटर का हालात क्या है। जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, मैंने जिस तरह आपको बताया 4,500 अरब है, उसके ऊपर एक और 1,000 अरब और आ जाता है, तो 5,500 अरब टोटल पैसा है सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। इसमें से कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए तकरीबन 2,000 अरब निकल जाता है, बाकी रह गया 3,500 अरब। 3,500 अरब में 2,500 अरब सीधा सूबों को चला जाता है, बाकी रह गया 1,000 अरब। सिर्फ डिफेंस के लिए हमें 1,700 अरब रुपया देना पड़ता है, तो पहले ही सेंटर 700 अरब रुपए का खसारे में चला जाता है। अच्छा जी, अली अहमद कुर साहब, ये जो 18वीं तरमीम है, इस पर काफ़ी दिनों से बहस हो रही है। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप इमरान खान साहब कहते हैं कि जी 2,500 अरब रुपए सूबों के पास चले जाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि 18वीं तरमीम के बारे में जो वो बात कर रहे हैं, ये बात इस वक्त टाइमिंग ठीक है ये बात करने की? हामिद मीर साहब, मैं समझता हूँ, देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, जो उन्होंने बात की है और जिस तरह उन्होंने फिगर्स और फैक्ट्स बताए हैं उस लिहाज से, मगर देखें ये 18वीं तरमीम जो है ये एक बहुत पावरफुल कमेटी बनी थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों के इंतहाई लॉ नोइंग, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नोइंग जितने एक्सपर्ट थे और सारे सेनेटर्स और MLAs मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद और तमाम और डिस्कशन के बाद, गौर व खोज के बाद ये 18वीं तरमीम जो है उन्होंने बिल पेश किया और पास हुआ। एक्चुअली देखें, अगर पाकिस्तान है तो वो प्रॉमिसेस की बुनियाद पे है, वो सूबों के हवाले से है। अगर 70 साल सेंट्रल सूबों को बगैर कुछ दिए हुए सारा का सारा पैसा खुद खर्च करता रहा, उससे भी तो पाकिस्तान का तरक्की नहीं कर सका। अब अगर सूबे हैं, ये फेडरेशन है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इसमें हर सूबे के जो राइट्स है वो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप वो राइट्स नहीं देते तो इसका मतलब जिस तरह सूबे आज आप उस लिहाज से आप देखें, कम से कम मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ, बलूचिस्तान में जितनी भी पसमानदगी है और सबसे जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि सुई गैस जैसी इतनी इम्पॉर्टेंट एक सुई गैस निकली और सारी अरबों रुपए कमाने वाली जो एक सुई गैस है सारे पाकिस्तान को उसने चलाया, रन कराया, मगर आज आके आप बलूचिस्तान में देखें कुछ भी नहीं है। तो आपको सूबों को तो हक देना पड़ेगा। ये जो टाइमिंग के हवाले से जो इन्होंने बात की और इस पर बहुत पहले भी बात हो रही है, कहीं ना कहीं किसी क्वार्टर से ये बात हो रही है और वो क्वार्टर्स को आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, चाहते हैं कि 18वीं तरमीम किसी न किसी तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, पार्सल है, निकल जाए, मगर ये अब नहीं निकल सकता। आपको सूबों को राइट्स देना पड़ेगा। सूबों को राइट्स दिए बगैर अगर आप सिर्फ ये जो फैक्ट्स और फिगर आपने पेश किए हैं किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चल सकती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक दर्द सर है, मगर सूबों से हक लेकर आप नहीं चला सकते। अच्छा, इस पे मुर्जा वहाब साहब, ये पॉइंट तो बड़ा अहम है कि सूबे अगर 2,500 अरब रुपए ले जाते हैं, 2,500 अरब रुपए ले जाते हैं और 1,700 अरब रुपए जो हैं वो डिफेंस में चले जाते हैं, तो फिर जो सेंटर है वो तो खसारे में है, तो सेंटर को भी तो चलाना है, उसको कैसे चलाएं? देखिए मीर साहब, पहले तो मैं वज़ीर आज़म साहब के फिगर्स को डिस्प्यूट करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने फिगर्स कोट किए, वो जो परसेंटेज बनती है 57.5%, वो बनती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि अगर वफाक ये समझता है कि पैसों की कमी है तो उनको अपना टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, अपने रेवेन्यू मैकेनिज्म को बेहतर करना चाहिए।
आपको याद होगा जब खान साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो बार बार कहते थे कि हम टैक्स नेट को ब्रॉडन करेंगे, हम ज़्यादा लोगों को टैक्स पे करने से इनकरेज करेंगे। इन्होंने 9 माह में जो हुकूमत की है, वो जो फिगर सबके सामने आ रहे हैं, तकरीबन 318 अरब रुपए का तो सिर्फ टैक्स कलेक्शन में FBR का शॉर्टफॉल है। तो अपनी कोताहियों को ये सूबों की तरफ नहीं डाल सकते, नंबर 1। नंबर 2, 18वीं तरमीम इज़ अ लिटिल मोर देन NFC। 18वीं तरमीम में बहुत और चीज़ें हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ वालों ने आके किसी चीज़ को फोकस करके कहे कि NFC में ख़राबी है, लेट से। तो भाई अगर NFC में ख़राबी है तो आइए बातचीत कर लीजिए, आपके पास पार्लियामान मौजूद है, आइए कोई आईनी तरमीम मूव कर लें। ये ऐसा क्या सिस्टम है कि बैकग्राउंड में रह के छुप के बार बार बात करते हैं। मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के साथ जो NFC अवार्ड हुआ था, जो कि 2015 में एक्सपायर हो गया, उससे सूबों को बड़े भरपूर फ़वाइद हासिल हुए और हर सूबों ने अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के अपनी आवाम की फलाह बहबूद के बड़े काम कर पाए। मैं समझता हूँ कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है आईने पाकिस्तान की, आर्टिकल 60 के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि NFC 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद आपको NFC को रिन्यू करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रिन्यू नहीं कर पाई और खान साहब ने भी अभी तक इसमें कोई पेशरफ नहीं कर पाए। एक सिर्फ छोटी सी बात कर दूं कि आर्टिकल 160 में लिखा हुआ है कि पिछले NFC के मुकाबले में जो नया NFC होगा उसके अंदर सूबों के क्वांटम को बढ़ाया जाएगा, आप कम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक तो है। मैं समझता हूं एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में तहरीक इंसाफ की जो मुतालबा है ये गैर आईनी है और गैर इखलाकी है। अच्छा, अब नदीम अफजल चंद साहब एक मिनट पहले जरा सुन लें कि 18वीं तरमीम ने क्या छीना है जिस पे बहुत इतनी आहो बका की जा रही है। एक तो सूबा सरहद जो था उसको खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया। आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी करने वाले को किसी अदालत से तौसीक नहीं मिल सकती, ये 18वीं तरमीम में चीज़ डाली गई। सदर से असम्बली तोड़ने का अख्तियार वापस लिया गया। वफाकी काबीना की तादाद 42 तक महदूद की गई। ये कहा गया कोई गैर मुकामी शख्स सूबे का गवर्नर नहीं बन सकता। तेल और गैस के ज़खायर पर सूबों का हक भी तस्लीम किया गया। वफाक से सूबे में एमरजेंसी लगाने का अख्तियार जो है वो महदूद किया गया और अमन मान और तालीम समेत कई महकमे सूबों के सुपुर्द किए गए। तकलीफ क्या है, क्या तकलीफ है? अहमद मीर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस पैराए में बात की है वो पैराए ये है कि हर बंदा आता है वफाक से हर चीज़ मांगता है। अगर किसी को एजुकेशन का मसला है वो कहते हैं जी तालीम वफाक इमरान खान क्या कर रहा है। अब सिंध में तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है। कुछ इशूज़ ऐसे हैं मांगे सियासतदानों से जाते हैं बड़े उस जिनकी वफाक में हुकूमत हो, लेकिन वो इशू सूबाइज होते हैं। एजुकेशन सूबाई इशू है, हेल्थ सूबाई इशू है, लॉ एंड ऑर्डर सूबाई इशू है। अब इन हालात में ये कौम को फिगर देना, इसमें तो कोई 18वीं तरमीम के खिलाफ, रूह के खिलाफ बात नहीं जाती कि अगर फिगर दें कि भाई हमारे पास वफाक के पास पैसे अब थोड़े हैं, अब ज़्यादा सूबों की जिम्मेदारी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर देना है तो सूबों ने देना है, एजुकेशन देनी है तो सूबों ने देनी है, हेल्थ की फैसिलिटीज देनी है तो सूबों, पीने का साफ पानी देना है तो सूबों ने देना है। अब ये जिम्मेदारियां अगर बताई जाएं तो इसमें तो कोई इतराज नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं है? देखिए, बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। अच्छा, कोई 18वीं तरमीम इशू नहीं है इस वक्त। 18वीं तरमीम का मकसद ये बताने का होता है। हाँ, एक चीज़ जो मैं भी उस वक्त असम्बली का मेंबर था, 18वीं तरमीम के ऊपर हमारे डिस्कशन असम्बली में नहीं हुई थी। अगर ये बात आज इसलिए कि जो कमेटी थी उस कमेटी में डिस्कशन हो चुकी थी। कमेटी में डिस्कशन भी देखें, अब मैं कहता हूँ प्रिंसिपली तो मैं और आप हम सारे 18वीं तरमीम के हक में, हम चाहते हैं कि सूबे मजबूत हों। हाँ। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की रूह ये होती है कि डिस्कशन डिटेल होनी चाहिए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि लोग लड़ते आपस में? नहीं, क्यों मैं लड़ने की नहीं, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जो कमेटी थी, कमेटी में तमाम जमातों के नुमाइंदे थे, उनकी डिस्कशन होती थी। पार्लियामेंट की डिस्कशन को आप लड़ाई समझते हैं तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न है, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए। तो ये जो फाटा को मर्ज किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या डिस्कशन हुई है उस पे? तो इसको भी खत्म कर दें। होनी चाहिए, इसको भी खत्म कर दें। खत्म की मैं बात नहीं कर रहा, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें ना। अच्छा, ठीक है, मैं खत्म की बात, ये हल्का बंदियां, मैं खत्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर पार्लियामेंट ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी चंद साहब। लोगों पार का मतलब क्या होता है? नहीं, पार्लियामेंट सिर्फ पार का मतलब चंद साहब बड़े एहतराम, ये पार्लियामेंट में डिस्कशन सिर्फ 18वीं तरमीम पे क्यों याद आती है? मैं कहता हूं हर एक जब फाटा को मर्ज किया गया केपीके में, उस वक्त क्यों नहीं हुई डिस्कशन? क्यों 18वीं तरमीम को इस जाविये से डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ये खत्म होने जा रही है? ऐसा चलें, बस ये तो आपने क्लियर कर दी बात। ऐसी बातें करता है ना जावेद लतीफ साहब, बात अगर देखें मेरी बात सुने, अगर किसी
किसी को अकाउंटेबिलिटी का 18वीं तरमीम की चला जाए, अगर किसी को वैसे को खतरा हो वो 18वीं तरमीम को डिस्कशन कर ले। गवर्नमेंट की तरफ इमरान पार्लियामेंट के जावेद लतीफ साहब, आप मुतमिन हो गए हैं? चंद साहब ने जो तर्जुमान है वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा इमरान खान साहब 18वीं तरमीम के कतन खिलाफ नहीं है। नहीं मीर साहब, खुदा करे वो ना खिलाफ हों, मगर इनके वज़रा इससे पहले यही बात करते रहे 18वीं तरमीम के हवाले से। कल परसों जब कराची में इमरान खान साहब ने खुद बात की, क्या ज़रूरत थी वो बात करने की? जहाँ तक तल्लक है कि इमरान खान तो खुद ये भाषण देते रहे हैं कि जनाब इख्तियारात को निचली सतह तक जाना चाहिए, बल्दियाती सिस्टम में बल्दियाती कौंसलर्स को और चेयरमैन को इख्तियारात देने चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि सूबे जब बाइख्तियार होंगे तो उसके बाद ही आप लोकल सिस्टम में ये इख्तियारात दे सकेंगे। ठीक है। रही बात, मुझे ये कहना है कि NFC अवार्ड के हवाले से या हेल्थ एजुकेशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब, मुझे ये कोई बताए कि 3 सूबों में, 2 सूबों में नहीं, 3 सूबों में और वफाक में इनके पास हुकूमत है। क्या इनकलाब लेकर अच्छा, ये भाई आप? मैं इनकलाब मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बताइएगा। ब्रेक के बाद मैं साहब का इनकलाब बताऊंगा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। और एक और भी बड़ा अहम इशू है, और वो ये है कि जो संगीन गद्दारी केस है, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब पे केस है, इसके केस के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने आज फिर रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुलजिम को खुद बाहर जाने दिया, खुद को बंद गली में डाल दिया और वतन वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। और उन्होंने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ 2 मई को पेश नहीं होते तो खुसूसी अदालत उनके वकील को सुनकर फैसला करे। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अब तो वाज़े हो गया कि परवेज़ मुशर्रफ को अदालत ने नहीं भेजा था, आपकी हुकूमत ने भेजा था। तो अब आप मुतालबा करेंगे इस हुकूमत से कि मुशर्रफ साहब को वापस लाया जाए? मीर साहब, आपकी इजाज़त से 1 मिनट अगर ज़्यादा मैं ले लूँ, वो ये है 30 सेकंड कि 18वीं तरमीम के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ जो मैं रह गई थी बात। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, बाइख्तियार सूबों से वफाक मजबूत होता है, और बदकिस्मती ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि बाइख्तियार सूबों को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा और 1 यूनिट की तरफ जो बढ़ रहे हैं किसी की ख्वाहिश पर, उससे रियासत को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, तो ये खामख्याली है, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। अब आप जो बात आपने की है परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, तो मैं हामिद मीर साहब आपके प्रोग्राम में शायद 1-2 दफ़ा पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी और ख़ामी हमारा जुर्म करार दे दिया गया, बन गया वो जुर्म, कि जब हमने परवेज़ मुशर्रफ पर FIR की और उसको पकड़ने की ख्वाहिश की और कोशिश की। मगर बदकिस्मती ये है कि रियासत में रियासती अदारे जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कमज़ोर साबित हुआ 70 सालों में भी, और हम भी जो वो पंगा लिया उसको सज़ा देने का, मैं तो पंगा इसलिए कहूँगा कि आज जिस हाल में हम हैं वो सबके सामने है, जिन वजूहात की बना पर ये सच, और आप जैसे लोग दानश्वर जो थे वो ये कहा करते थे कि ये गलत पंगा ले लिया गया है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, जोगे नहीं है, नहीं, जावेद लतीफ़ साहब गलत कह रहे हैं। आपने नहीं कहा। मैंने तो हमेशा ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब अगर परवेज़ मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत देंगे तो उनकी हुकूमत फिर भी खत्म होनी है, और वो हो गई। ये आप सही कह रहे हैं। मेरी अर्ज सुने ना, मैंने जो बात की है, मैंने बात की है आपसे मुराद आप जैसे बाकी, मैं तो दानश्वरों की बात कर रहा हूं, आप तो दानश्वर नहीं है। चलो ठीक है, करता हूं कि आप तो सीधे साधे दुकानदार। अच्छा, मैं सवाल आपको किया था, तो बड़ा सादा चलाई, मैंने बड़ा सादा सवाल किया था कि आप इस वक्त मुतालबा करते हैं कि उनको वापस लाया जाए। सवाल ही नहीं पैदा। मैं ये अर्ज करता हूं कि ना सिर्फ उसको वापस लाया जाए, बल्कि उसको जिस तरह बाकी लोगों का ट्रायल किया जाता है उसका ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, और ला कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा जी, मुर्जा वहाब साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सारे मामले पे? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं, तो फिर कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए, आइन पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए। ओनस इस वक्त मैं समझता हूँ जो माजी में होना था वो हो चुका है, बट ओनस इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ऊपर है
कि उसको एफर्ट्स करनी चाहिए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ और अदालतों का सामना करें? जी नदीम अफजल मेरा चंद वही साहब। मौक़िफ़ है जो आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा मैं दोहरा चुका हूँ। अगर वो पुराना मौक़िफ़ चला दें तो वही मेरा मौक़िफ़ है, आज भी वही मौक़िफ़ है कि हमारे सिस्टम में इतनी ताकत ही नहीं है, हम ताकतवर का एहतसाब कर ही नहीं सकते। ब्रांडर्स रोड से उठ के लोग आपके ख्याल में बिजनेस एम्पायर बना लेते हैं, आपके ख्याल कोई पूछता नहीं है। आपके ख्याल में सुप्रीम इनकी कोर्ट ऑफ ताकत का- पाकिस्तान बेख्तियार है? ताकत का अंदाजा कर सकते मैं हैं। अपने इदारों की बात कर रहा हूँ। मीर देखिए साहब, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान जाशा को- बेख्तियार है? अल्लाह करे ब्रिगेडियर इतनी जाशा को मजबूत हो, अल्लाह वफाकी करे कैबिनेट में लेने के बाद अल्लाह भी आप करे- इनसे सवाल करते ओ हैं। भाईजान चुप तो करें, मियां साहब चुप तो करें। अल्लाह करे इतनी सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो वैसे- कि रूल ऑफ वैसे लॉ, नदीम साहब- ये मेरी दुआ है, अल्लाह करे इतनी पार्लियामेंट मजबूत हो कि रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की तरफ हम जाएं। अल्लाह करे हमारा मीडिया इतना मजबूत हो कि जितना आम मीर आदमी साहब, का एक कमेंट जिक्र करूं करता है, ये मेरी ख्वाहिश है। जरूरी नहीं कि आप और मेरी हर ख्वाहिश पे अमल हो ठीक जाए। है। और मैं ये बताऊं, ये बात है मैं कितने मुशर्रफ के, देखे मुशर्रफ के सपोर्टर, मुशर्रफ ने जिसको वर्दी में तरमीम करने की इजाजत दी, वो इफ्तिखार चौधरी तो नून लीग का राना सनाउल्लाह का साहब का कजन था। 10 साल इन्होंने उसके साथ काम जाने किसका दें एहतसाब, यार, एक मुशर्रफ का जाने एहतसाब दें सिर्फ यार। करना है, जो उसके साथ कैबिनेट में रहे, जो उसके साथ अब मुझे उसके पता है- सपोर्टर रहे, जो उसके साथ उसकी वर्दी में तरमीम करने की इजाजत दे। देखिए ये अदल नहीं होता आमन मीर साहब, फिर अदल करना यार पड़ता है। वो आपके पंजाब के स्पीकर हैं। एक ओ पंजाब यार के स्पीकर स्पीकर हैं भाई, या एक वक्फा, वक्फा। वजीर कानून है, वक्फे ये के बाद बात दोबारा मैं नहीं मिलते कर हैं। रहा। वजीर कानून और अब जिक्र हो जाए कुछ अवाम पर गिराए जाने वाले पेट्रोल बम का। पेट्रोल बम, बहुत से नाजरीन जो कि तहरीक इंसाफ के हामी हैं उनको एतराज़ होगा कि ये हामिद मीर पेट्रोल बम की बात क्यों कर रहा है। पेट्रोल बम, ये लफ्ज़ मैंने तो ईजाद ही नहीं किया भाई, मेरे भाइयों और बहनों, ये लफ्ज़ इमरान खान साहब ने ईजाद किया है पिछले साल जनवरी 2018 में, जब उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा किया तो इमरान खान साहब ने ट्वीट की, एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉप्ड अ पेट्रोल बम ऑन द पुअर नेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2018। और उस वक्त असद उमर साहब ये फरमाते थे कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है, आवाम को ये नहीं बता रही डीजल पर फ़ी लीटर 26 रुपया और पेट्रोल पर फ़ी लीटर 21 रुपया टैक्स वसूल किया जा रहा है। इस हुकूमत के हाथ हमेशा आवाम की जेब में जाते हैं, ना ताकतवर से टैक्स लेते हैं, ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। तो जनाब मेरे प्यारे नदीम अफजल चंद साहब, बिल्कुल ये असद उमर साहब ने ठीक- आपने ठीक- पेट्रोल बम गिराया है आपने, मानते हैं आप? देखिए महंगाई हुई है लेकिन इसमें कोई शक नहीं थे, जिन बैनुल-अक़वामी हालात में जो मुल्क जिन क्राइसिस में है, जितना ये जो खलवाड़ करके गए हैं साबका हुक्मरान इस मुल्क में, अगर तो पेट्रोल या डीज़ल पे जितना नून लीग 17% टैक्स लेती थी, सेल टैक्स, हमारी हुकूमत तो लेती है 10.9%। टैक्स भी उनसे हम कम लेते हैं। कहते हैं ना शॉर्ट फॉल क्यों, 90 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल इस वजह से हुआ कि हमने सेल टैक्स कम लेकिन किया था। आपने तो ये सारा कुछ IMF के कहने पे किया। देखिए IMF के कहने पे हो या हामिद मीर के कहने पे हो या अवाम की ख्वाहिश, बात है कि नेट शेयर रिजल्ट क्या होता है। अब इस वक्त अब जो हालात हैं इस मुल्क में, जो क्राइसिस है, इकोनॉमी का क्राइसिस है, ये कुछ 6 महीनों का नहीं है, ये उन लोगों का है जिन्होंने अपनी जाती नमूदो नुमाइश के लिए पता नहीं क्या क्या इस मुल्क के साथ किया है, जो 50 अरब के अपने जाती इश्तिहार देते थे। अब टाइम कम है, ये बताएं कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए मुश्किलात जरूर है, रिलीफ जरूर मिलेगा। रिलीफ जरूर आवाम के पैसों से जाती नमूदो नुमाइश नहीं होगी, आवाम के पैसों से अय्याशियां नहीं अच्छा होगी। तो जवेद मुश्किल हालात जरूर हैं, आवाम मुश्किल हालात हैं, बिल्कुल बेगाई है, इसमें कोई शक नहीं, ये सच्चाई है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कौम को कुर्बानी भी देनी चाहिए और अशराफिया को भी कुर्बानी जावेद देनी लतीफ चाहिए। साहब 10 बात सेकंड। यह है कि सिर्फ कौम कुर्बानी दे और अशराफिया ना दे, ये ज्यादा आप जवेद यार बात यह है, जवेद लतीफ साहब, क्या ये दुरुस्त अहमद नहीं, मीर साहब, क्या ये दुरुस्त नहीं कि ये वही काम कर रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करती रही? नहीं नहीं, इनको 17% था सेल टैक्स, यार हमारा हमने 10%। तो वो कुछ किया ही नहीं जो कुछ ये कर रहे हैं। ओए होए होए। हमने तो वो कुछ किया ही नहीं भाई। आपने ये देखें अल्लाह ना तेल करे गैस आपको फिर बिजली मौका के मिले। जिस तरह ये रेट बढ़ा रहे हैं, आप ये देखें कि जिस तरह बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा। ओ भाई बात ये है कि आप पेट्रोल बम की बात कर रहे हैं, आप रोज देखें कि किस तरह बम ठीक है। पाकिस्तानी कौम पर चले, गिराए जा रहे हैं। मुर्जा वहाब कि साहब, जो आप आपका क्या कमेंट है इस पे? डॉलर की कीमत चंद बढ़ा साहब- रहे हैं। चंद साहब कह रहे हैं और कि रिलीफ आने वाली है। IMF पे लोग कर्जे लेते थे,
तब बढ़ते मुर्जा थे वहाब रेट। साहब। इन्होंने IMF से जाने से पहले रेट। मुर्जा वहाब साहब। मीर साहब, चंद साहब मेरे सीनियर हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ना वज़ीर आज़म की कही हुई बातों का भरोसा है कौम को, ना असद उमर साहब की कही हुई बातों का भरोसा है। बड़े सुहाने ख्वाब इस मासूम कौम को इन लोगों ने दिखाए थे इलेक्शन से पहले, लेकिन आपने देखा पिछले 7 माह में हर उस ख्वाब के ऊपर उन्होंने यू टर्न लिया, कोई ना कोई मसलहत की बात की। असद उमर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि ये बदनसीब कौम है जहां पर 50% टैक्स कंपोनेंट ऑयल और गैस प्राइसेस के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने वो वादा भी पूरा नहीं किया, सिर्फ एक चीज पूरी की है कि आवाम की चीखें निकलेंगी, और उन्होंने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।